नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। सीएम धामी का 2 दिवसीय रुद्रप्रयाग दौरा, स्थानीय लोगों ने किया जोरदार स्वागत। ऊखीमठ ओमकारेश्वर मंदिर में बाबा केदार का लिया आशीर्वाद। सीएम धामी ने ओमकारेश्वर मंदिर से चारों धामों की शीतकालीन यात्रा का किया शुभारंभ। शीतकाल में श्रद्धालुओं को चारों धामों के दर्शन मिलना सौभाग्य। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर सियासी मैदान में गहमा गहमी तेज, महिलाओं के आरक्षण पर मचा संग्राम। भाजपा कांग्रेस के बीच खिंची तलवारें। ये मोदी करेंगे राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन। खेल मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय अधिकारियों के साथ की बैठक। अमित सिन्हा बोले तैयारी पूरी। उत्तराखंड में वर्ल्ड आयुर्वेद एक्सपो की तैयारी तेज। 12 तरह की ओपीडी में 2 एक्सपर्ट चिकित्सक होंगे। ज्ञान के साथ बेहतर उपचार भी मिलेगा। और उत्तराखंड में 8 दिसंबर से बदलेगा मौसम का मिजाज। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बारिश और बर्फबारी के आसार। 5 डिग्री गिरेगा पारा। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से हैं। हम रिपोर्ट से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऊखीमठ स्थित पंच केदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से चारों धामों की शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं को शीतकाल में चारों धामों के दर्शन का सौभाग्य मिलने की बात कही। ये खास रिपोर्ट देखिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पंच केदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से चारों धामों की शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रीष्मकाल के साथ साथ श्रद्धालुओं को शीतकाल में भी चारों धामों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसके साथ ही यात्रा से जुड़े हुए सभी व्यवसायियों को भी रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है और सभी सनातनियों से अपील है कि वह शीतकालीन यात्रा के लिए चारों धामों में आए और भगवान का आशीर्वाद लें। भगवान पंच केदार के इस पौराणिक, धार्मिक और बहुत ही हम सब के आस्था के स्थल से आज भगवान से प्रार्थना की है कि शीतकालीन जो यात्रा प्रारंभ हो रही है वो यात्रा हमारी सफल हो और आने वाले समय में जिस प्रकार से हमारी कपाट खुलने पर चार धाम यात्रा होती है उसी तरह से अब 12 महीने हमारी ये यात्रा भी चले और 12 के 12 महीने लगातार लोगों का आना हो यहाँ पर। उनके निमित्त सभी व्यवस्थाओं को भी सुनिश्चित किया जा रहा है और सभी को निर्देश भी दे दिए गए हैं। एक तरह से उसका प्रारंभ हो गया है। भगवान से प्रार्थना है कि भगवान इस यात्रा को अब अनवरत रूप से जारी रखे, अनवरत रूप से ये चलती रहे, ऐसा उनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये यात्रा एक गेम चेंजर साबित होगी। शीतकालीन यात्रा को लेकर श्रद्धालु में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जहां तीर्थ पुरोहित इसे मुख्यमंत्री की अच्छी पहल बता रहे हैं, वहीं उनका यह भी कहना है कि साल भर की यात्रा शुरू होने से समस्त श्रद्धालुओं को चारों धामों में दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होगा। पूरे भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए प्रशंसा का विषय है और जिन तीर्थयात्रियों को ये मालूम रहता था कि अब केदारनाथ जी कपाट बंद हो गए हैं, अब केदारनाथ जी की यात्रा नहीं हो सकती है, उनके लिए एक दिव्य संदेश है, भव्य संदेश है, एक योग्य संदेश है कि भगवान श्री केदारनाथ जी की पूजा बंद नहीं रहती है, उसकी यात्रा बंद नहीं रहती है। हिमालय की परंपरा है, पूर्व परंपरा से कहते हैं कि षण मासे पूजतो देवो षण मासे मानव स्थिता। 6 महीने इस दिव्य हिमालय में देवताओं के द्वारा पूजा होती है और 6 महीने मानवों के द्वारा पूजा होती है। जिस समय अंतराल में देवताओं के द्वारा महादेव केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा होती है। 2013 की आपदा और माननीय मोदी जी ने पूरी कमान संभाली और आज 16 लाख यात्री श्री केदारनाथ धाम में पहुंचे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रदेश के बहुत ही यशस्वी और प्रतिभावान जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने एक संज्ञान लिया और शीतकालीन यात्रा जो कि एक बहुत आवश्यकता थी। हमारी बहुत प्राचीन परंपरा से हम लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करते थे, लेकिन यात्रियों का आवागमन लगभग बंद हो चुका था। तो आज जो इन्होंने यहाँ पर जो नींव रखी है, ये एक ऐतिहासिक वो है, निर्णय है और निश्चित तौर पे अब ऊखीमठ, कालीमठ, त्रिगुनारायण, गुप्तकाशी, इन स्थलों में यात्रीगण आएंगे और यहाँ पर
यहाँ के लोगों की आर्थिकी मजबूत होगी और एक नया संचार। बहुत अच्छा लगता है। हम यहाँ पे आते हैं सुबह सुबह, सारा हमें प्रकृति का आनंद मिलता है। एकदम चिड़िया इधर उधर चहकती है पूरा, और मंदिर इतना सुंदर सजा हुआ है। कल हमने यहाँ पे पूरा कल्चरल डांस देखा है, आज सुबह पूजा, इतना अच्छा लगा सब देख के। और मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे कि हमारा पूरा इंडिया अभी विंटर्स में भी आ पाएगा धीरे धीरे यहाँ पे। हम लोग उसके लिए पूरा देख रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह गवर्नमेंट पूरा सुविधा कर रही है। तो अच्छा है, सब यहाँ पे आएंगे और हर सीजन में आ पाएंगे। शीतकालीन यात्रा शुरू होने से श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं स्थानीय लोग भी बेहद खुश हैं। पहले दिन ही खासी संख्या में श्रद्धालु दर्शनों के लिए पंच केदारों के गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उषा मठ पहुंचे। इस यात्रा के माध्यम से न केवल धर्म को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय व्यवसायों और पर्यटन उद्योग को भी एक नई दिशा मिलेगी। चारों धामों की शीतकालीन यात्रा की शुरुआत से उत्तराखंड में एक नई धार्मिक धारा का प्रवाह होगा। मुख्यमंत्री के इस पहल से उत्तराखंड के चारों धामों की यात्रा एक नई ऊंचाई पर पहुंचने की उम्मीद है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही सियासी मैदान में गहमा गहमी भी तेज हो गई। चुनावी रणभूमि में भाजपा और कांग्रेस इस बार आरक्षण और टिकट वितरण के मुद्दे को लेकर आमने सामने हैं। एक तरफ आरक्षण के नाम पर महिलाओं को सशक्त बनाने के दावे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप का तड़का लगता नजर आ रहा है। क्या है ये चुनावी दंगल? असल मुद्दों पर लड़ेगा या बयानबाजी के बॉन्डर में फंस जाएगा? देखिए ये खास रिपोर्ट। काशीपुर के राजनीतिक गलियारों में इस समय आरक्षण का मुद्दा हॉट टॉपिक बना हुआ है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां महिलाओं के हक और सम्मान के लिए बड़े बड़े दावे कर रही हैं, लेकिन ये चुनावी शतरंज की चाल है या असल में महिला सशक्तिकरण की जंग? ये सवाल हर किसी के मन में है। भाजपा ने चुनावी रणनीति को धार देने के लिए जिला और चुनाव प्रभारियों की बैठक की, जहां कार्यकर्ताओं से कमर कसने की अपील की गई। भाजपा की वरिष्ठ नेत्री प्रियंका अग्रवाल ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस की लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाला नारा फुस साबित हुआ। उनकी बातों में कोई दम नहीं। भाजपा ने महिला को संसद तक पहुँचाया है। हमारे लिए महिला आरक्षण कोई मुद्दा नहीं, बल्कि हमारा काम है। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी कि इस समय चुनावी दलदल एकदम चल रहा है, हलचल मची हुई है। उसमें कांग्रेस जो एक बयान दी थी प्रियंका गांधी जी ने कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो जो ये बयान है ना, वो हवाई साबित हो चुका है। और महिला हर एक क्षेत्र में आगे है, लेकिन कांग्रेस जो 33% के आरक्षण की बात करता है ना, उसमें आगे नहीं है। अगर आप आरक्षण दे रहे हैं, रिजर्वेशन आप एक तरीके से दिए हैं, तो उस चीज़ को होना चाहिए, साबित करना चाहिए आपको। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी। आपने भारतीय जनता पार्टी की बात करी, तो उनकी एक सांसद जो हैं वो लक्ष्मी जी टिहरी से, वो संसद तक पहुँच चुकी हैं। तो क्या महिला हर क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकती है? उनको ये चीज़ का पता होना चाहिए कि महिला भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं है, महिला हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। वो हमेशा महिलाओं के साथ में ना छलावा ही दिख रहा है उनका। जिस हिसाब से वो उनके जो बयानबाजी करते हैं, उस हिसाब से छलावा ही दिख रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भाजपा पर पलटवार करते हुए उसे वादों की दुकान और धोखे का बाजार करार दिया। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन ने भाजपा पर महिलाओं के अधिकार छीनने का आरोप लगाते हुए कहा, अगर भाजपा इतनी ईमानदार है तो निकाय चुनाव समय पर क्यों नहीं करवा रही? कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को टिकट देकर उनकी भागीदारी सुनिश्चित की है। इस बार भी हमारा ट्रैक रिकॉर्ड जनता के सामने होगा। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव के वक्त पर आकर तरह तरह के सगुफे छोड़ती रहती है। करना चाहता हूं कि बीजेपी ने टिकट किसे दिया? जो बीजेपी की सांसद पहले बनी बनाई थी, महाराजा घर के थी, खुद रानी थी वो, बल्कि उनके टिकट देने से तो उनकी और बराबर की सीटों पर असर पड़ा, चूँकि वो वहाँ के राजा और रानी हैं। कांग्रेस पार्टी महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करती है। 33% आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले मुद्दा बनाया था, जिस पर कांग्रेस पार्टी आज भी आमादा है।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का संगठन क्यों डर रहा है? पिछले 1 साल हो गया, 1.5 साल होने वाला है, क्यों नहीं चुनाव करा? नगर पालिकाओं के, नगर निगम के क्यों नहीं चुनाव करा रहा है? बार बार प्रशासक की नियुक्ति क्यों करे जा रहा है? कहीं ना कहीं इसे डर है कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है, निगम हो या पालिका के चुनाव हो। जहाँ तक आरक्षण का सवाल है, पिछली बार भी नगर निगम के चुनाव में देखिए, हमने हर जगह पर, रुद्रपुर में देखिए हमारी मीना शर्मा है, उन्हें हमने टिकट दिया, कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। राजनीति ये जंग केवल आरक्षण तक सीमित नहीं है, ये मुद्दा जनता के दिलों को भुनाने की कोशिश है। महिला आरक्षण और टिकट वितरण के नाम पर चल रही इस बयानबाजी में असल मुद्दे कहीं छिपे छूटते नजर आ रहे हैं। महिलाओं के आरक्षण पर ये सियासी दंगल कितना असरदार साबित होगा, ये जनता तय करेगी। फिलहाल भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी छवि चमकाने में जुटी हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसे चुनावी महाभारत का अर्जुन बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के डीएसबी परिसर में 16 दिसंबर को दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल और कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह में विश्वविद्यालय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को कुलाधिपति गुरमीत सिंह गोल्ड मेडल से सम्मानित करेंगे। इस वर्ष कुल 182 अभ्यर्थियों ने अपनी पीएचडी पूरी की है, जिनमें से 3 अभ्यर्थियों को मानद कुलाधिपति उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा दीक्षांत समारोह में लगभग 19,000 छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की जाएगी। कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दीवान सिंह रावत ने इस बात की जानकारी दी और समारोह की सफलता की उम्मीद जताई। ऑनरेबल चांसलर जो गवर्नर साहब हमारे हैं, उन्होंने 16 दिसंबर का टाइम दिया है, तो आज एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड एकेडमिक काउंसिल में उस डेट को अप्रूव किया गया। ये 16 तारीख को 11 बजे प्रोग्राम शुरू होगा हमारा। एंड इस साल 19,570 बच्चों को डिग्री मिलेगी यूजी एंड पीजी, एंड 182 बच्चों को पीएचडी डिग्री मिलेगी। मानद बात है कि उसके लिए जो है 3 नाम एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड एकेडमिक काउंसिल के थ्रू अप्रूव करके ऑनरेबल गवर्नर साहब को भेजा गया है। रुक रही अगली खबर का। हल्द्वानी में राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन द्वारा बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार और उनके संवैधानिक और अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों के उल्लंघन के मामले में प्रेस वार्ता की गई। मानव अधिकार संगठन के सदस्यों ने बताया कि बांग्लादेश में हिंदू धार्मिक स्थलों पर बड़े हमले हो रहे हैं, जहां 59% हिंसा धार्मिक स्थलों पर निशाना बनाती हैं और 69 मंदिरों और अन्य पूजा स्थलों पर अनुष्ठान के दौरान हमले किए गए हैं। लिहाजा उन्होंने सरकार से मांग की है कि भारत सरकार बांग्लादेश सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाए और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वतंत्र जांच आयोग का गठन किया जाए, अपराधियों पर कठोर कार्रवाई की जाए, पुनर्वास और मुआवजे की व्यवस्था को लेकर दबाव बनाए जाए और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। जो हक है, जो मानवाधिकार का हम जो MBPG कॉलेज ग्राउंड से पहले एक वहाँ पर सभी लोग एकत्रित होंगे, उसके बाद संबोधन होगा और फिर उसके बाद तिकोनिया में से होते हुए हमारी MB इंटर कॉलेज से निकलेगी रैली और उसके बाद जो जिलाधिकारी आवास है वहाँ तक हम जाएंगे। जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को हम ये ज्ञापन देंगे, जिससे कि बांग्लादेश पर जो है नरसंहार, जो अपहरण, बलात्कार और संपत्ति का नुकसान हो रहा है वो रोका जाए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राज्य में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था और चरमराई शिक्षा व्यवस्था के साथ ही छात्र संघ चुनाव न कराए जाने को लेकर कांग्रेस ने स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उनका पुतला दहन किया है। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश और कांग्रेस जिला अध्यक्ष राहुल छीमवाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुध पार्क में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने राज्य में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था और बदहाल शिक्षा व्यवस्था के लिए मंत्री धन सिंह रावत को जिम्मेदार ठहराते हुए सरकार के ऊपर आरोप लगाए हैं। आखिर सरकार और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत छात्र संघ चुनाव कराने से क्यों डर रहे हैं?
बदहाली जो स्वास्थ्य सेवाओं की है, शैक्षिक प्रणाली की जो बदहाली है, जो बुरा हाल हमारे स्कूलों का है और छात्र संगठन के जो चुनाव नहीं हो पाए, इन सारे विषयों पर आज यहाँ पे हमने पुतला दहन करा है राज्य की सरकार का। और उच्च शिक्षा मंत्री जी से, शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री जी से हमें पूछना चाहते हैं, क्यों छात्र संगठन चुनाव से आप बचे, क्यों स्वास्थ्य सेवाएं इतनी लचर और बदहाल हैं कि लगातार लोगों की मौतें होती जा रही हैं। लगातार यहाँ पे जहाँ उपकरण है वहाँ डॉक्टर नहीं है और जहाँ डॉक्टर है वहाँ उपकरण नहीं है। डॉक्टरों की कमी से पूरा पहाड़ इस समय रो रहा है, लेकिन कोई इनके कानों में नहीं रिंग रही है। आज इन्हें जगाने का हम काम कर रहे हैं। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। हल्द्वानी के मंडी चौक क्षेत्र में हल्दूचौड़ डोलिया निवासी ग्राफिक एरा के छात्र दिव्यांशु पांडे की लाश मिलने के बाद परिजनों ने पुलिस क्षेत्र अधिकारी से मुलाकात करते हुए दिव्यांशु की हत्या की आशंका जाहिर करते हुए तहरीर दी है। परिजनों का कहना है कि दिव्यांशु की हत्या की गई है और उसको आत्महत्या में बदलने का प्रयास किया गया है। ग्रामीणों ने हल्द्वानी बहुउद्देशीय भवन में पुलिस क्षेत्र अधिकारी से मुलाकात करते हुए तत्काल मामले का खुलासा किए जाने की मांग की। वहीं पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। मुझे अभी नहीं लगता कि मेरे भाई को न्याय मिल पाएगा। सर मुझे नहीं लगता। नहीं लग रहा सर मुझे नहीं लगता कि सूचना मिली थी कि एक युवक द्वारा मतलब फांसी लटकने की सूचना आई थी और हल्दूचौड़ निवासी युवक है जो एक निजी संस्थान में पढ़ते हैं। तो इसमें अभी जो बॉडी है, जो शव है, वो पोस्टमार्टम के लिए गया है। अभी मेडिकल बोर्ड के माध्यम से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है वीडियोग्राफी के थ्रू, और जो अन्य कार्रवाई हैं वो भी करवाई जा रही हैं। अभी तहरीर जैसे ही आती है तो मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। देखिए, इसमें ऐसा कुछ छुपाने का तो नहीं है। इसमें परिवार को भी समझा दी गई ये चीज़ कि जो लिखित मार्क्स हैं उसी के आधार पे हम टिप्पणी कर सकते हैं। तो हत्या है तो साफ साफ हत्या है। पुलिस क्या कह रहा है? पुलिस का कहना है हम जांच कर रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं, आखिर हमें पता तो चले कि वहाँ पे हुआ क्या, उस जंगल में हुआ क्या। मुझे लगता है कि उसी लड़के ने कर रखा है सब कुछ उसके साथ, और वो खुद ही दिखा रहा है उसको मरा हुआ और खुद ही रस्सी काट रहा है। ये कोई बात नहीं होती है। मुझे लगता है कि उसी ने किया है जो भी किया उसके साथ। कौन लड़का है वो सुमित यादव। अभी सीओ साहब के पास मिलने के लिए तो हम एसएसपी साहब से आए थे, तो मगर एसएसपी साहब शायद बाहर थे, तो सीओ साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने जो कल घटना हुई, हमारे ग्राम सभा का एक युवक है दिव्यांशु, उसको संदिग्ध हालतों में वहाँ पर मौत हुई है ये यही जंगल के बीच में। और इस पे जो है हम लोगों ने उनसे कहा है कि तत्काल इस पे कार्रवाई की जाए। हमारा भतीजा कल दिव्यांशु पांडे कल कॉलेज के लिए 2 बजे घर से निकला था, उसके ग्राफिक एरा जाने के लिए। ग्राफिक एरा में थर्ड ईयर है। उसके बाद वो आया, उसका हमको पता नहीं चला। फिर वो फ़ोन आया करीब 3:10 में कि उस सुमित यादव करके लड़का है, उसका फ़ोन आया कि क्या कहते हैं आपका जंगल में पड़ा है। तो उत्तर प्रदेश की खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। बता दें, उत्तर प्रदेश के बलिया से लोगों से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पलटी है। तो ये बड़ी खबर बलिया से आपको दिखा रहे। हादसे में 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। आपको बता दें, ये बड़ी घटना सामने आई है। 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे में 10 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर बलिया से आपको दिखा रहे हैं। महावीर घाट से अंतिम संस्कार करके लौट रहे थे सभी, इस दौरान दुर्घटना हुई है। बांसडीह थाना क्षेत्र के मैरी टार गांव के पास से यह घटना बताई जा रही है। बलिया में यह भीषण सड़क हादसा घटित हुआ है। आपको बता दें, लोगों से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पलटी है। अंतिम संस्कार के बाद ये लोग घर वापस आ रहे थे, इस दौरान पिकअप दुर्घटनाग्रस्त हुई है। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। 10 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कृष्णकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णकांत, अंतिम संस्कार कर लौट रहे लोगों के साथ हादसा हुआ जिसमें 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। क्या है पूरा मामला? हादसा होने की वजह क्या रही?
कि मनोज जी बता दें आपको कि बलिया में ये भीषण सड़क हादसा, जबकि ये लोग पिकअप पे सवार होकर परवाह करके मतलब गंगा जी से लौट रहे थे, महावीर घाट से लौट रहे थे कि अचानक वो उधर अपने घर को वापस लौट रहे थे। अचानक वहां पे गाड़ी अनियंत्रित हो गई। जब रफ्तार में गाड़ी जो थी वो अनियंत्रित हो गई, अनियंत्रित होकर पलट गई। जैसा कि इसमें हादसे में 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आनंद फानन में लोगों को जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया, जहां सीएमएस ने तत्काल सभी डॉक्टरों को जिला अस्पताल में मौके पर पहुंचकर हालचाल जाना और सीएमएस ने तत्काल सभी को तत्काल वहां वो सीटी स्कैन कराया। सीटी स्कैन कराकर सभी मरीजों को उपचार कराकर भर्ती कर दिया गया है। इसमें बताया जा रहा सीएमएस ने इस मामले में बताया है कि अगर सीटी स्कैन कराकर देख लिया जाएगा, अगर जो भी कार्रवाई होगी, जैसा कि अगर इसमें से कुछ मरीज ऐसे हैं, एक से दो लोगों को रेफर भी किया जा सकता है। जी हाँ कृष्णकांत, तक किसी तरीके की फिलहाल अभी जनहानि की कोई सूचना तो नहीं है? जी, जनहानि के सुजीत कुमार यादव जो सीएमएस है उनका कहना है, और पीड़ित का कहना है, जो घायल व्यक्ति है उनका कहना है कि इसमें कोई जनहानि का कोई वो नहीं है, लेकिन सभी लोग सुरक्षित हैं और सभी का इलाज जिला अस्पताल में हो रहा है। हाँ ठीक है कृष्णकांत, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें बलिया से यह खबर, महावीर घाट से अंतिम संस्कार कर लौट रहे लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, जिसमें 10 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में जिनका उपचार चल रहा है। अब वापस लौटते हैं, उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। खबर नैनीताल से है, जहां पुलिस ने 122.26 ग्राम स्मैक सहित मादक पदार्थ की बिक्री करने के आरोप में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी जसवंत सिंह लालपुर गुरुद्वारा वाली गली थाना किच्छा उधम सिंह नगर का निवासी है। उसने बरामद स्मैक यूपी के बिलासपुर निवासी अफरोज से खरीदने की बात कबूल की है। वह स्वयं नशे की लत पूरी करने सहित मांग पर दूसरों को भी आपूर्ति करता था। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मादक पदार्थों की अवैध बिक्री रोकने पर जोर दिया है, इसलिए आपको बता दें एसएसपी नैनीताल प्रहलाद मीणा के मार्गदर्शन में नैनीताल पुलिस व एसओजी ने यह अभियान चला रखा है। टीम है उसके द्वारा और लालकोट थाने की टीम के द्वारा एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है और इससे कब्जे से हमने 122 ग्राम जो है स्मैक बरामद की है। बेसिकली अभियुक्त किच्छा का रहने वाला है और प्रारंभिक जो पूछताछ है उसके आधार पे ये बिलासपुर उत्तर प्रदेश से स्मैक लाकर और नैनीताल में अलग अलग जगह सप्लाई करने का काम करता था। जहाँ से लाया और जिनको सप्लाई कर रहा था उन पर भी पुलिस अब जाँच कर रही है और उसमें भी आगे कार्रवाई की जाएगी। 122 ग्राम जो स्मैक है उसकी जो मार्केट में जो रेट चल रही है उसके हिसाब से लगभग 35 लाख रुपए की स्मैक की बरामदगी हमारे द्वारा की गई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के खिलाफ कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। लक्सर में शुगर मिल गेट पर इकट्ठा हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री धन सिंह रावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला दहन किया है। आपको बता दें विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि धन सिंह रावत के स्वास्थ्य विभाग में तमाम अव्यवस्थाएं और भ्रष्टाचार व्याप्त है। मरीजों को अस्पतालों से इलाज नहीं मिल पा रहा है, वहीं भ्रष्टाचार का भी बोलबाला है। प्रदर्शनरत कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से धन सिंह रावत को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की है। सूचना आज उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, कोऑपरेटिव विभाग, शिक्षा विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग धन सिंह रावत के पास है। कोऑपरेटिव विभाग में इन्होंने दुनिया भर का घोटाला कर रखा है, भ्रष्टाचार कर रखा है। शिक्षा विभाग में भी इनका यही हाल है। धन सिंह रावत जी ने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी की है, उसके विरोध में कार्यकर्ताओं में, आम जनता में गुस्सा है और उसी के प्रतिरोध स्वरूप जो है पुतला फूंका।